रिया के छोटे भाई आर्यन के जन्मदिन पर उनके चाचा ने एक दुर्लभ विंटेज लाबुबू गुड़िया उपहार में भेजी। यह गहरे बैंगनी रंग की थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान सामान्य से ज्यादा चौड़ी और भयावह लगती थी। आर्यन को तो वह गुड़िया पसंद आई, लेकिन रिया को उससे पल भर में ही चिढ़ हो गई। उसे लगता कि जब भी वह कमरे से बाहर जाती, गुड़िया की नजरें उसकी पीठ पर चुभती रहतीं। पहली अजीब घटना तब हुई जब रिया फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसने साफ सुना कि उसके पीछे से उसकी ही आवाज में कोई फुसफुसाया, हाँ ठीक है। जब उसने मुड़कर देखा तो कमरे में सिर्फ आर्यन था, जो फर्श पर बैठकर लाबुबू के साथ खेल रहा था। लाबुबू का सिर एक तरफ झुका हुआ था, मानो वह सुन रही हो। आर्यन, क्या तुमने अभी कुछ कहा? रिया ने पूछा। उसने निर्दोषता से सिर हिलाया। नहीं दीदी, लाबुबू ने कहा। रिया ने इसे एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुईं। वह उसे नल की टपटपाहट की आवाज की तरह कोने में से आती सुनाई देती, हमेशा उसकी ही आवाज की नकल करती हुई। कभी उसके हंसने की, कभी रोने की, तो कभी गुनगुनाने की। एक रात रिया की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के ठीक पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं। कमरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से उसे साफ दिखाई दिया कि उसकी तकिए के पास, उसके बालों के पास लाबुबू बैठी हुई है। उसकी ग्लासी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक असंभव कोण पर खुला हुआ था। और फिर रिया की ही आवाज में, लेकिन भयानक रूप से विकृत, लाबुबू बोली, सो जाओ, जल्दी सो जाओ। तुम्हारी सांसें मुझे अच्छी लगती हैं। रिया चीखी और उसने गुड़िया को फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। आर्यन जाग गया और रोने लगा। उनके माता पिता दौड़े आए। लाबुबू फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, एक साधारण गुड़िया की तरह। यह गुड़िया, यह बोलती है, रिया ने डर से कांपती आवाज में कहा। उसकी मां ने उसे गले लगाया। बेटा, तुम्हें बुरा सपना आया है। यह सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन रिया जानती थी कि यह सपना नहीं था। अगले दिन उसने आर्यन से वह गुड़िया छीनकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने लाबुबू को उठाया, उसने महसूस किया कि गुड़िया का कपड़ा गर्म था, जैसे कोई जीवित चीज। वह उसे नीचे लेकर भागी। बाहर कूड़ेदान में फेंकने से पहले उसने एक आखिरी बार देखा। लाबुबू की आंखों से आंसू जैसा कुछ बह रहा था, लेकिन वह एक काला, चिपचिपा तरल था। और उसके चेहरे पर एक ऐसी घृणा थी जो मानवीय नहीं लगती थी। रिया ने एक गहरी सांस ली और गुड़िया को कूड़ेदान में दे मारा। वह वापस अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई, दिल जोरों से धड़क रहा था। शाम को जब वह आर्यन को नहला रही थी, तो उसने देखा कि वह चुपचाप पानी में खेल रहा है। उसके हाथ में उसका रबर का बत्तख का खिलौना नहीं, बल्कि वह लाबुबू गुड़िया थी। वह पूरी तरह से साफ थी, लेकिन उसके बाल अब गीले थे और चेहरे पर एक संतुष्ट, द्रवित मुस्कान थी। यह तुम्हारे पास कैसे आई? रिया की आवाज कांप उठी। आर्यन ने मासूमियत से कहा, वह वापस आ गई दीदी। उसने कहा तुमने उसे बाहर ठंड में सुला दिया। वह अब तुमसे बहुत नाराज है। उसी रात जब सब सो रहे थे, रिया के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसकी नींद हल्की थी। उसने आंखें खोलीं। दरवाजे की चौखट पर लाबुबू खड़ी थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। वह चलती हुई उसके बिस्तर के पास आई। उसने रिया का हाथ पकड़ा। उसका छूना ठंडा और चिपचिपा था। और फिर रिया की आवाज में,
लेकिन अब पूरी तरह से सटीक, बिना किसी विकृति के। लाबुबू बोली, अब मैं तुम हो गई हूं। और तुम हमेशा के लिए चुप रहोगी। रिया ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। उसके गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। सुबह रिया की मां ने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर बैठी है, बिल्कुल चुप। उसने जवाब में सिर्फ एक अजीब, मामूली सी मुस्कान दी। और उसकी गोद में वह बैंगनी लाबुबू गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखों में एक नई, जीवित चमक थी। और कोने में बैठा आर्यन अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए दो साथी थे।